एवरीवन, दिस इज नीलूफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी या कह लीजिए सामाजिक विज्ञान की आप किस तरीके से तैयारी करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड आप लोगों को काफी सारे डाउट्स देखने को मिले। और ये जो हम अप्रोक्सीमेट मान के चल रहे हैं कि जो आपका एग्जाम है, ठीक है, वह एग्जाम आपका डीएसएसबी, टीजीटी या फिर अदर टीचिंग पोस्ट का भी आपका जो पॉसिबिलिटी लगाई जा रही है वो आपकी डीएसएसबी, टीजीटी, एसएसटी, ठीक है। इसका अगर हम पॉसिबिलिटी लगाएं तो आपका या तो अक्टूबर जाएगा एग्जाम या फिर नवंबर। 90% चांस आपके यही है, ठीक है, अक्टूबर या नवंबर, ठीक है। अगर हम इसको एक मान के चलें कि हाँ इस बीच आपका एग्जाम हो जाना है, तो इन 2 महीने या ये 3 महीनों में आप किस तरीके से अपनी तैयारी करेंगे। तो इसके अप्रोक्सीमेट आपके पास या तो अगर अक्टूबर में एग्जाम होता है तो आपके पास 2 मंथ्स है, ठीक है, और नवंबर में होता है तो आपके पास 3 मंथ्स है, लेकिन अप्रोक्सीमेट हम इन्हें 2 मंथ्स ही मान के चलेंगे। और इन 2 महीनों में आपको टीजीटी, एसएसटी की किस तरीके से तैयारी करनी है ऑफिशियल सिलेबस के साथ, और इसमें मैं आप लोगों के लिए क्या कर सकती हूँ ये भी हम डिस्कस करेंगे। होप सो सारी चीजें आप लोगों को समझ आ रही होंगी, लेकिन कुछ रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, किसी ना किसी माध्यम से मैं आपकी क्वेरीज को फुलफिल करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पर, देखिए जैसे कि आपको पता चल गया आपके पास 2 महीने है अप्रोक्सीमेट, ठीक है। तो 2 महीने में आपको ये चीज, होप सो मैंने इतना तो अज्यूम करके बैठी हूँ कि आप लोगों के पास प्रॉपर सिलेबस होगा इस टाइम तक, ठीक है। आप कुछ पोर्शन को कंप्लीट कर चुके होंगे और कुछ पोर्शन आपका रह रहा होगा, ठीक है। अब लास्ट मंथ जो आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी वो अलग रहेगी और इस मंथ की जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो अलग रहेगी। जैसे कि नवंबर और जैसे कि अगस्त और आपकी सितंबर में आपको क्या क्या करना है, ठीक है। अगर अगस्त और सितंबर की बात करें तो इस अगस्त में आपको कोशिश करनी है कि एक तो आपका सिलेबस पूरा जो है वो पूरा हो जाए, ठीक है। आपको हर हाल में इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना पड़ेगा, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, ठीक है, ये याद रखिए। और मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि मैटर इस चीज से पड़ता है कि आपने एग्जाम हॉल में कितनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें अपना सिलेबस पूरा करेंगे। और सिलेबस पूरा ऐसा नहीं करना कि खाली सिलेबस में ही लग गए, नहीं, कोई भी आप टॉपिक करेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। पहली बात तो सिलेबस से हट के कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है, क्योंकि उतना टाइम आपके पास नहीं है। सिलेबस करेंगे, जो भी सिलेबस होगा आपका, ठीक है, उसके जो टॉपिक होंगे उस टॉपिक के प्रैक्टिस सेट जरूर करेंगे। प्रैक्टिस सेट इन द सेंस उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिल जाते हैं या फिर किसी भी एग्जाम में आपके आते हैं तो वो आपको सॉल्व करना है। और थोड़ा सा एनालिसिस करोगे तो आपको पता चल जाएगा उस टॉपिक में से कहां से क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसमें प्रीवियस ईयर का आपको थोड़ा सा एनालिसिस करना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर को कैसे, कि उस टॉपिक से रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए, इससे आपको क्या पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसमें कि आपको थोड़ा डीपली स्टडी करने की जरूरत है, ठीक है, और कौन सा आपके लिए लेस इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इसके थोड़ा बहुत भी कर लोगे प्रैक्टिस तो उसमें भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ रही है। प्लस यहां पर आपको जब आप प्रीवियस करोगे तो आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चलेगा, ठीक है, वो आपका किस पोर्शन में से आपका क्वेश्चंस पुट अप कर रहा है, ठीक है, ये चीज याद रखिए। देखिए डीएसएसबी का एग्जाम आप तभी क्रैक कर सकते हो जब आपकी स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अच्छी होगी, क्योंकि पढ़ाई सब करते हैं लेकिन अगर सिस्टमैटिक वे से करेंगे और चीजों को सीक्वेंस वाइज करोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो घबराने वाली बात नहीं है। कई बच्चे इस तरीके से भी कमेंट कर रहे हैं कि मैम टाइम टेबल किस तरीके से मेंटेन करें, ठीक है, चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वुमेन हो, चाहे आप जॉब करते हो लड़के, ठीक है, चाहे आप घर में बैठ के सेल्फ स्टडी कर रहे हो, इतना काम तो आपको हर हाल में करना है। और रही बात आपके टाइम मैनेजमेंट की, तो देखिए वो आपको खुद ही करना पड़ेगा। एटलीस्ट आपको 6 to 8 आवर्स अपनी स्टडी के लिए निकालने हैं हर हाल में,
ठीक है। और ये 6 आवर्स आपके जो रहेंगे वो किस तरीके से रहेंगे, मतलब इसमें आपका कोई भी 6 या 8 आवर्स में कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले सकते हो बीच में, लेकिन ये याद रखिएगा कम से कम 8 घंटे आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। इतनी चीजें आपको समझ आ गई। फिर इसमें अब आप ये टॉपिक करेंगे कहां से, ठीक है। तो टॉपिक आपको कहां से करने हैं, ये टॉपिक आपको करने हैं एनसीईआरटी। अगर आप अपना सिलेबस देखोगे ना तो एनसीईआरटी की जो आपकी 6th to 12th एनसीईआरटी हैं, उनमें आपको ऑलमोस्ट आपके सिलेबस के टॉपिक मिल जाएंगे। कुछ टॉपिक आपको एक्स्ट्रा भी देखने को मिले हैं, लेकिन उन्हें आप थोड़ा सा साइड में करते हुए पहले आपको फोकस किस पे करना है, एनसीईआरटी पे, ठीक है। और एनसीईआरटी में भी 2 मेजर क्लासेस हैं जिन पे आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। एक आपकी हो गई 9th और एक हो गई आपकी 10th, ठीक है। 9th और 10th की जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स हैं, इसमें से आपका एक पेज भी मिस नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब आपको इस तरीके से, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन है, ठीक है, फ्रेंच रेवोल्यूशन में आपके जो डेटा है, यानी कि उस टाइम पे कितनी महिलाओं ने भाग लिया, या फिर कह लीजिए कितने प्रतिशत का जो कर था वो बढ़ाया गया, जो भी चीजें हैं, ठीक है, कितने स्टेट्स थे, ये सारी चीजें आपका डेटा में आ जाती हैं। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। प्लस उस टाइम पे, क्योंकि अगर आप इस चीज पे फोकस करोगे ना तो आप देखोगे प्रीवियस ईयर पेपर्स में कई बार आपको देखने को मिला है कि एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन उठा के आपसे क्वेश्चन से फॉर्म में पूछ ली है। तो इसीलिए एनसीईआरटी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। और कौन कौन सी एनसीईआरटी आपकी, 9th 10th की सबसे ज्यादा। और देखिए, और जो बाकी एनसीईआरटी हैं आपकी, उनमें आप ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि 6th to 12th हर टॉपिक आपका करने का नहीं है। आपको कौन से टॉपिक इसमें करने हैं जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। लेकिन 9th और 10th ये ऐसी क्लासेस हैं जिसमें कि आपको पेज नंबर भी नहीं छोड़ना, ठीक है। बात करें पेडागोजी वाले सेक्शन की, तो जब एनसीईआरटी आप पढ़ते हो तो हर चैप्टर के आगे ना इंट्रोडक्शन होता है, उसमें ये लिखा जाता है कि आपको ये बुक को किस तरीके से यूज करना है, ठीक है। उसमें टीचिंग मेथड्स लिखे जाते हैं, ठीक है, सारी चीज। तो वहां से आपको पेडागोजी अपनी करनी है, ठीक है। पेडागोजी भी हो गई आपकी, सब्जेक्ट भी हो गया, ये चीज हो गई। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि जनरल पार्ट, जो कि आपका 40 मार्क्स आपको लाने ही, वो 40% आपको लाना ही लाना है अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो, ठीक है। तो 40 मार्क्स की अगर हम इनकी बात करें तो जनरल पार्ट जो आपका है, इसमें आपको हिंदी भी पढ़नी है, इंग्लिश भी पढ़नी है, रीजनिंग भी पढ़नी है, ठीक है, और जीके भी पढ़नी है। जीके में आपका करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, ठीक है, और मैथ्स भी पढ़नी है। अब ये चीज तो मैंने खुद अज्यूम की है, जो एसएसटी वाले सेक्शन वाले जो बच्चे होते हैं मोस्टली मैथ्स को इतना नहीं कर पाते, ठीक है। अब आपके पास टाइम कम है, तो यहाँ पर आपको किन पे फोकस करना है, एक तो हिंदी पे इजीली आप कर सकते हो, इंग्लिश पे थोड़ा सा अगर फोकस करोगे तो कर लोगे, और रीजनिंग पे। बात करें जीके वाले सेक्शन में, तो यहाँ पर तो आपको एडवांटेज मिल ही जाती है, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके सब्जेक्ट से ही आ जाते हैं, ठीक है। तो ये 4 सब्जेक्ट पे आपको बहुत फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज याद रखिएगा। अब इन पार्ट्स को किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे, तो आपको ये पार्ट्स आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स जो होंगे ना, चाहे आप टीजीटी के पेपर हो, पीजीटी के पेपर हो या पीआरटी के पेपर हो, वो जो जनरल वाला पार्ट है ना, वो सारा पार्ट आप यहीं से करेंगे। और प्रीवियस ईयर पेपर को हमेशा आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है, ठीक है, स्पेशली जीके वाले सेक्शन में। बात रही आपके करंट अफेयर्स की, तो लास्ट 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको पता होना चाहिए, लेकिन वो चीज आप कब करेंगे, जब आपके डेट अनाउंस हो जाएगी, ठीक है। बाकी आप जीके वाला सेक्शन पढ़ते रहिए, ठीक है। इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई। जीके के लिए हमारी भी बुक है, आप उसे भी परचेस करके देख सकते हो, जो कि आपकी, जिसमें जीके वाला जो प्रीवियस सारे वो सॉल्व्ड है, ठीक है।
बाकी अगर बात करें, आपको ओवरऑल चीज पता चल गई कि सब्जेक्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है, जनरल पार्ट की किस तरीके से तैयारी करनी है। और देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है ना माइंड, आपको ये याद रहना चाहिए कि आप तैयारी कर रहे हो। कई इस टाइम में ये जो टाइम पीरियड रहेगा ना, इसमें कई बार फ्रस्ट्रेशन भी होती है, कई बार कुछ भी होती है, तो मेंटली आप लोगों को सेटिस्फाइड रहना अपनी तैयारी से और अपने आप से, ठीक है। आप ये याद रखिएगा, सेल्फ स्टडी ही आप लोगों के लिए, चाहे आप कितनी भी कोचिंग कर लीजिए, कितनी भी चीजें कर लीजिए, लेकिन अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे तो आप लोगों का गुजारा नहीं हो सकता, ठीक है। और डीएसएसबी में आपको बहुत कंपटीशन देखने को मिलता है, इतना इजी नहीं है डीएसएसबी क्रैक करना एज कंपैरिजन टू ऑल टीचिंग एग्जाम्स। तो यहाँ पर ये चीज आप लोगों को थोड़ी सी लेके चलनी पड़ेगी। और सिलेबस भी अच्छा है प्लस कंपटीशन भी अच्छा है। तो डे 1 से आज आपको पता चल गया ये सारी चीजें करनी है, डे 1 से अपनी तैयारी करिएगा। अब बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था मैम हम अपना टाइम कैसे मैनेज करें, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट, अगर आपको दिन में पढ़ाई करना अच्छा लगता है, मतलब सुबह के टाइम में आप हाउसवाइफ नहीं हो, आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सिर्फ आपको पढ़ाई करनी है, तो आप अपना रूटीन शुरू करिएगा मॉर्निंग से, ठीक है। हाँ ये चीज याद रखिएगा कि मॉर्निंग पर्सन अगर आप नहीं हो तो फिर वो आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा, ठीक है। क्योंकि एट द एंड इतना लंबा बैठना, ये सारी चीजें आपको ही मैनेज करनी पड़ेंगी, ठीक है। कोई टीचर आपको घर में आके नहीं बताएगा कि अभी ये टाइम तुमने खराब कर दिया, ये टाइम तुमने खराब कर दिया, ठीक। और अगर आप हाउसवाइफ हो या फिर आप जॉब करते हो, कहीं वर्किंग हो, तो आपको थोड़ा सा चीजों को मैनेज करते हुए अपने आपको चलना पड़ेगा। यहाँ पर अपनी टाइम टेबल से स्टिक होना पड़ेगा। अगर आपने टाइम टेबल बनाया है कि मुझे 1 घंटे में ये टॉपिक कंप्लीट करना है, तो ये 1 घंटे में आपका हो जाना चाहिए, 1 आवर, ठीक है, हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे का टॉपिक को आप 3 घंटे या पूरा दिन उसी में ही निकाल दिया। और प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस सेट भी आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, शिक्षालय पर जाके चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें सारी चीजों के बारे में, आपको पता चल गया टाइम कैसे मैनेज करना है, अपने अकॉर्डिंग मैनेज करिए, जहां जब पढ़ना अच्छा लगता है तब कीजिए, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा 6 से 8 घंटे आपको हर हाल में पढ़ना ही पढ़ना है, और ये प्रोडक्टिव 6 या 8 घंटे होने चाहिए, ठीक है। मतलब आपने उतनी मेहनत, मतलब ऐसा नहीं है कि 6 घंटे बैठे हुए हैं तो सिर्फ बुक लेके बैठ गए, वो पूरे प्रोडक्टिव होने चाहिए, ठीक है। बात करें टीजीटी एसएसटी में, तो हिस्ट्री वाला पोर्शन आपका अच्छा खासा एरिया कवर करता है, ठीक है। तो हिस्ट्री में अच्छा फोकस करना है, ज्योग्राफी में भी अच्छा फोकस करना है, ठीक है। इकोनॉमिक्स कई लोगों की अच्छी होती है, कईयों की अच्छी नहीं भी होती, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आपकी जिसमें स्ट्रेंथ है, तो आपका कोई भी टॉपिक छूटना ही नहीं चाहिए जिसमें आपको पढ़ना अच्छा लगता है। जो टॉपिक आपको नहीं अच्छे लगते या जो नहीं समझ आते, उनमें थोड़ा सा टाइम दीजिएगा ताकि आपको वो समझ आ जाए। सारी चीजें मैंने समझाने की तो कोशिश करी है, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा, कुछ समझ नहीं आया होगा, और ये याद रखिएगा एट द एंड सिलेक्शन आपको लेना है, ठीक है। और चाहे आप कितनी भी कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, कितनी भी बुक्स पढ़ लीजिए, एट द एंड मैटर ये करेगा आपका एग्जाम हॉल में परफॉर्मेंस कैसी है। मैं हमेशा इस बात को कहती हूँ कि आप ध्यान से पढ़िएगा, और ये याद रखिएगा कि एग्जाम हॉल में आपका, और बिल्कुल भी इस चीज का स्ट्रेस नहीं लेना कि आपका एग्जाम आते आते आप बीमार पड़ जाओ या इस तरीके से, नहीं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। बाकी मैं कोशिश तो यही करती रहती हूँ कि आप लोगों की सारी चीजें फुलफिल करूं। हमारी तरफ से आपको एनसीईआरटी नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड कोई डाउट है तो वो आप कॉन्टेक्ट में पूछ सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। देखिए, और रही बात यूट्यूब पे हम क्या शुरू करेंगे, जो आपका ऑफिशियल सिलेबस है, ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं कोशिश करूंगी कि क्वेश्चन आंसर सीरीज शुरू की जाए, चाहे वो हिस्ट्री की हो, पॉलिटी की हो या इकोनॉमिक्स की, ठीक है। सारी चीजें मैं शुरू करने की कोशिश तो कर रही हूँ, लेकिन आप ये थोड़ा सा समझ के चलिएगा, अभी इस टाइम पे मेरी भी थोड़ी सी तबीयत अप एंड डाउन चलती रहती है, ठीक है। तो अगर किसी दिन क्लास लेट आती है, जल्दी आती है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज करके चलिएगा। इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए बहुत बेहतर चीजें प्रोवाइड करने की कोशिश कर रही हूँ। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। होप से सारी चीजें आप लोगों को समझ आई होंगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।